अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस देखे थे, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया था। टुडे विल स्टार्ट इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35। बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बात नहीं। फाइंड एसेसिबल वैल्यू एंड ड्यूटी पेबल, अच्छी बात है, एसेसिबल वैल्यू भी निकालनी है और ड्यूटी भी निकालनी है। प्रोडक्ट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 4A, इट मीन्स एमआरपी में नहीं आता, आरएसपी में नहीं आता, अबेटमेंट का कोई सिस्टम नहीं लगेगा, नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। फंसाया है क्वेश्चन ने ये लिखकर 4A नहीं लगता। अरे तुम कुछ ना लिखते, मेरे लिए थोड़ा आसान होता। तुमने लिख कर ये सोचा हम फंस जाएंगे, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। नॉट को अंडरलाइन कर लो, नॉट कवर्ड को अंडरलाइन कर लो। तो मैक्सिमम आरएसपी दिया है 1100, जबकि बोला है आरएसपी नहीं लगेगा, लेकिन बावजूद उसके हमको रिटेल सेल प्राइस दिया हुआ है। अच्छा, 1100 स्टेट वैट, ऑक्ट्रॉय एंड अदर टैक्सेस, टैक्सेस हैं 10%। टैक्सेस कितने हैं? कैश डिस्काउंट 2 एंड ट्रेड डिस्काउंट 8। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट इंक्लूडेड इन अबव एमआरपी 100। पैकिंग कॉस्ट कितनी? 100। एक्साइज ड्यूटी रेट, एक्साइज ड्यूटी हम लोग 12.5 लेंगे। हम लोग कितना लेंगे? कैलकुलेटर दें, सुन लो इधर। अब जब आरएसपी बेसिस पर है ही नहीं तो हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सुन लो इधर, ये आता है हमारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसमें हम लोग प्लस करते हैं एक्साइज ड्यूटी, बोलो ना। इसमें फिर एक्साइज ड्यूटी के बाद हम लोग पर ऐड करते हैं स्टेट वैट या सीएसटी, ये इनवॉइस प्राइस, प्लस करते हैं इसमें क्लियर है, प्राइस टू बी चार्ज, डिस्काउंट। अब चूंकि आरएसपी बेसिस पर है नहीं, आरएसपी बेसिस पर होता तो हम सीधे 1100 ले करके अबेटमेंट लेस कर देते। आरएसपी बेसिस नहीं है ये, यानी नॉर्मल कैलकुलेशन होगा कुछ इस तरह से, और अगर हमें ये वैल्यू मिल जाए तो ये कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। हमें यहां तक की वैल्यू दी हुई है, आरएसपी दी हुई है 1100, कितनी कितनी? एक बात बताओ, क्या डिस्काउंट शामिल करते हैं? नहीं सर, डिस्काउंट को हम लोग हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो बताओ डिस्काउंट हटाने के बाद कितनी वैल्यू आएगी? अगर हमारा डिस्काउंट है 10%, कितना? इसका मतलब जो 1100 चार्ज किया गया है वो आरएसपी है। नॉर्मली हम वो डिस्काउंट उसमें शामिल नहीं करते। आरएसपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल सेल प्राइस, और वर्ड लिखा भी है मैक्सिमम रिटेल सेल प्राइस विदाउट डिस्काउंट 1100 रुपये। और अगर हम डिस्काउंट हटा दें 1100 में तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1000। आएगी या नहीं? आरएसपी विदाउट डिस्काउंट 1100 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, 1000। बोलो ना, हमारे पास हमारी आरएसपी पहुंच गई। आरएसपी से हम लोगों ने वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो हमारी इनवॉइस प्राइस है। अच्छा, अब इसमें हमारा क्या ऐड हुआ है? टैक्सेस कितना परसेंटेज?
जरूर ये 100 रहा होगा, तभी तो 10 करके ये आया होगा 110। तो अगर ये 110 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना? 909 रुपए। अच्छा, ड्यूटी है एक्साइज की, मान लें 12.5 या जितना दिया है उतना ले लें, 12.5। इसका मतलब यहां जो वैल्यू होगी उसमें 12.5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा मेरा 112.5। बोलो ना, यानी अब ये वैल्यू है 112.5, तो 100 के बराबर कितना होगा? 808। कितना? बुक में शायद तुम लोग के 12.36 के हिसाब से किया होगा, तो आ गया 809 रुपए। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 99 रुपए आ रहा है। 99 एक्साइज ड्यूटी, 100 कितना आ रहा है एक्साइज ड्यूटी? आ रहा है ना 99? हाँ तो ठीक है, ठीक है ना। इधर देखो, ये हमारा 12.5 के हिसाब से सही है। अगर ये 112 के बराबर है, 112.5 के इक्वल इतना है, तो 100 के इक्वल कितना होगा और 12.5 के इक्वल कितना होगा? तो माइनस भी कर लोगे अब तो, दैट कम्स टू 101। ये आपका 12.5 के हिसाब से नीचे लिख देंगे क्वेश्चन के नीचे, एक्साइज ड्यूटी एज एट द रेट ऑफ 12.5 एंड नॉट 12.36। ठीक, तो आपका ये आंसर आएगा। क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, लेटेस्ट एक्साइज ड्यूटी का रेट 12.5% लेते हुए यूज किया है। बात समझ में आई? दिस इज योर आंसर। तो एसेसिबल वैल्यू हो गई हमारी 808। ₹808 पर टैक्स लगेगा। थोड़ी स्पीड लाएंगे लिखने में। किसी को ना समझ में आया हो तो बोलो। आया? क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 36? कहता है अ मैन्युफैक्चरर हैज एग्रीड टू सप्लाई अ मशीन ऑन फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। एक मैन्युफैक्चरर इन कंडीशंस पे मशीन सप्लाई करने को तैयार हुआ है। प्राइस ऑफ मशीनरी है 3,40,000 ना? बोलते क्यों नहीं? अच्छा, कहता है नेट ऑफ टैक्सेस, नेट ऑफ एंड ड्यूटीज, मशीन इरेक्शन एक्सपेंसेस, इरेक्शन कॉस्ट, पैकिंग कितने की?
4000. Normally done by him for all on machineries. Design and drawing charges 30,000. Central sales tax 4%. एक्साइज ड्यूटी, अब इसमें 12.36 है, हम लोग कितना ले लेंगे विद ऑल, बोलो ना. कैश डिस्काउंट है 5,000. अच्छा, द बायर मेड ऑल द पेमेंट्स बिफोर डिलीवरी. The manufacturer incurred cost of 1,200 in loading the machinery in the truck in his factory. उसको तो हम लोग लेंगे ही नहीं, फैक्ट्री के बाद का खर्चा है, हाँ या ना, सामान बनने के बाद का खर्चा है. आगे देखो, बस एसेसिबल वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं. सिंपल सा क्वेश्चन है. सॉल्यूशन देखें इधर. प्राइस ऑफ मशीन जिसमें शामिल नहीं है टैक्सेस, नेट है तो 3,40,000 पूरी वैल्यू. इरेक्शन कॉस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ आर मशीन या गुड्स, प्लस पैकिंग कॉस्ट कितना है 4,000. डिजाइन कॉस्ट, बिना इसके क्या सामान बन सकता है, नहीं सर. माइनस कैश डिस्काउंट कितना आया, ये है एसेसिबल वैल्यू. प्लस कर दो एक्साइज ड्यूटी, बताओ 12.5. कितना, बुक ने जो किया होगा वो 12.36 पर किया होगा. हम लोग 12 बताओ कितना आया, 4,15,125 प्लस वैट कितना परसेंटेज है बताओ, इसका 4%, 4,15 का, ये हो गया सेल वैल्यू. सुन लो, दूसरी बात करना बेकार है, हमसे केवल पूछा था एसेसिबल वैल्यू. प्राइस पूछा है क्या क्वेश्चन में, नहीं पूछा है. तो प्राइस इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग कैश डिस्काउंट वगैरह का ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से करते हैं. दैट इज ओवर. दिस इज योर एसेसिबल वैल्यू एंड दिस इज योर ड्यूटी, दैट्स इट. नहीं तो फिर पूरा हमको कैश डिस्काउंट वगैरह फिर देखना पड़ेगा. क्या रीज़न है मैंने कैश डिस्काउंट वगैरह को फिर नहीं लिया, ढंग से सुनो. अभी जो इसके पहले क्वेश्चन लिखा था, देखो ना, कैश डिस्काउंट सबसे नीचे लिखा था, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट एज वेल ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट, ये याद रखना. जबकि नॉर्मल लाइफ में हम लोग केवल ट्रेड डिस्काउंट को ही इनवॉइस में से हटाते हैं, तो दोनों में फ़र्क है. वैल्यूएशन फॉर द पर्पज ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल सेल प्राइस, माइट बी. भाई वैल्यूएशन में कुछ चीज़ें जोड़ते हैं, कुछ चीज़ें हटाते हैं, लेकिन सेल प्राइस में तो सारी चीज़ें जोड़ करके ऐड या लेस करके करते हैं. तो दोनों प्राइसेस में बहुत अंतर होता है, तो दोनों को कभी शामिल मत कर लेना. फिलहाल दिस इज ओके ना. हमें क्या करना था, जितनी प्राइस थी मशीन की उसमें जो मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई हैं वो जोड़ दी, और जो डिस्काउंट दिया घटा दिया, हमारी एसेसिबल वैल्यू आ गई नॉर्मल, जो हम लोग जानते हैं. सीधे सीधे उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दो. आगे चलो, क्वेश्चन नोट करो, सॉल्यूशन नोट करो, जल्दी करो. हो गया, जल्दी नोट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 37 देखें. क्वेश्चन नंबर 37 कहता है XYZ लिमिटेड है,
उसने मिस्टर कपूर को मशीन सेल की है, सुन लो इधर, कब की है? 15 जून 2015 को। कितने रुपए की? 5 लाख की। एंड द सेम वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द फैक्ट्री एट कैलकाटा। ओके, कैलकाटा की कंपनी है, कैलकाटा से रिमूव हुई होगी। द रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल, ड्यूटी उसमें 12.36 लिखा है, लेकिन हम लोग 12.5% लेकर चलेंगे। मिस्टर कपूर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी ऑफ द मशीन व्हेन इट रीच इट्स डेस्टिनेशन। जब ये मशीन कपूर के यहाँ पहुंची तो उसने लेने से मना कर दिया, मुझे ये मशीन नहीं चाहिए। मशीन वापस आ गई, हाँ या ना? उसके बाद XYZ ने उस मशीन का चूंकि दाम बढ़ गया, वापस आने के बाद पता चला मार्केट में उस मशीन का दाम क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। और उस मशीन के वापस आने के बाद XYZ ने इस मशीन को 6 लाख रुपए में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 6 लाख में सेल कर दिया। अच्छा, 16 जून 2014 को, सॉरी 15 को, द मशीनरी एज रिफ्यूज बाय मिस्टर कपूर हैज बीन सोल्ड ऑन 20 जून। सॉरी, वापस कब आई है? 16 जून को। सुन लो, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहा, थोड़ी कमी है मेरे में। 15 जून को मशीन मैंने बेची, बेचने के बाद 16 जून को मशीन का रेट बढ़ गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? मशीन मेरे पास वापस आ गई और इस मशीन को मैंने दोबारा 20 जून को सेल कर दिया। कितने में सेल किया है? 6 लाख में सेल कर दिया। बोलो, अब समझ में आई बात? 15 जून को मैंने बेचा था उसको और 16 जून को मशीन का रेट बढ़ गया, उसने मशीन वापस कर दी, मेरे पास मशीन वापस आ गई। अब बढ़े हुए रेट पर मैं उस मशीन को वापस बेच रहा हूँ 20 तारीख को। इज इट क्लियर? कहता है एक्साइज ड्यूटी बताइए, बस खत्म, इतना ही है। व्हाट इज द वैल्यू टू बी टेकन एज एसेसिबल वैल्यू? हमें तुम आंसर दो कि जब पहली बार मशीन निकल रही थी, फैक्ट्री से रिमूव हो रही थी, एट दैट टाइम द एसेसिबल वैल्यू वाज 5 लाख, बट व्हेन द मशीन कैम बैक एंड अगेन इट इज सोल्ड at ₹6 lakhs, what should be the accessible value? Should it remain at ₹5 lakhs or 6 lakhs? अरे दिक्कत क्या है? 5 लाख ही, वो मशीन तो उस समय बिक गई थी और उस समय हमने ड्यूटी दे दी होगी। एक बार अगर ड्यूटी चली गई तो फिर दोबारा उस चीज पर कैलकुलेशन नहीं होता। इज इट क्लियर? एक बार अगर कैलकुलेशन हो गया, दैट इज फुल एंड फाइनल। तो एसेसिबल वैल्यू fixed at the time of first sale या first removal is final. Resale after returning of the goods is not relevant. Hence, accessible value is 5 lakh and duty is 12.5% of 5 lakh. 62,500 देख लो कितना आ रहा है। This is your answer. दो बार आफ्टर आ गया क्या? रिटर्निंग ऑफ द गुड्स। चले आगे, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। ABC Limited of Kanpur agreed to sell an electronic motor to DEF Limited, New Delhi 15,000 X factory basis
ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस वेयर अरेंज्ड बाय एबीसी लिमिटेड। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन अरेंज कर रहा है? तो क्या उसको शामिल कर लेंगे हम लोग? नहीं सर, फैक्ट्री गेट से निकलने के बाद कोई कॉस्ट शामिल, वो करने दो इसको खर्चा, लेकिन उसको हम जोड़ने का काम नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस वेयर अरेंज्ड बाय एबीसी, दिस वाज एट द रिक्वेस्ट ऑफ डीईएफ लिमिटेड एंड अमाउंटिंग टू ₹1250 एंड 1500, यानी टोटल 2750, विच वेयर चार्ज सेपरेटली। अगर ये चार्ज नहीं होता सेपरेटली तो हम इसको इसी में ही रहने भी देते। तुम लोग को ये अच्छी तरह से मालूम है। मान लेते भैया गलती किए हो, अलग से नहीं लिखे हो, तो अब गलती की सजा भी लो। तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है, मैंने बताया है इंश्योरेंस कॉस्ट एंड फ्रेट इंस्टॉलेशन कॉस्ट मस्ट बी चार्ज सेपरेटली। अगर आप इसको सेपरेटली चार्ज करते हैं देन इट वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर एसेसेबल वैल्यू, और अगर चार्ज सेपरेटली नहीं है तो हम मान लेंगे भैया वो नॉर्मल खर्चा है, उतने पर ही आप सामान बेचते हो। इज इट क्लियर? तो कहा गया कि ये चार्ज सेपरेटली, अच्छी बात है, मेरा टेंशन आपने हल्का कर दिया। अब हमको ना इसको ऐड करना है ना लेस करना है। एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन कितना हुआ उससे हमको लेना देना नहीं है। बोलो, अ डिस्काउंट ऑफ 1000 वाज गिवन ऑन द एग्रीड प्राइस। जरा क्वेश्चन में देखो तो 15,000 ऊपर लिखा हुआ है एग्रीड प्राइस है, और इसी 15,000 में हमने डिस्काउंट दे दिया 1000, यानी कितना वसूला होगा? 14,000। आगे देखो, और तुम लोग को मालूम है डिस्काउंट हम लोग क्या कर देते हैं, हाँ या ना? अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ 800 वॉज चार्ज फ्रॉम डीईएफ एज इट फेल टू मेक द पेमेंट विद इन 30। हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। इंटरेस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू, दिस इज द फाइनेंशियल कॉस्ट। हमने आपको सामान बेच दिया, अगर आप सामान का पैसा हमको देर से देंगे तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। दैट विल हैपन इन फ्यूचर एंड इट हैज नो एनी रेलिवेंस विद द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, हाँ या ना? तो उसके कॉस्ट या उसकी एसेसेबल वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है। पैकिंग चार्जेस, अच्छा, बिना पैकिंग के तो सामान बेच भी नहीं सकते। अगर ये रिटर्नेबल होता ना तो हम शामिल नहीं करते, लेकिन बिना पैकिंग के सामान आप नहीं बेच सकते। अगर आप कहते हो नहीं पैकिंग हमने चार्ज सेपरेटली किया है, तो आप बोलते रहो चार्ज सेपरेटली किया है। आज आप पैकिंग का दाम अलग कर रहे हो, कल आप मटेरियल का दाम अलग करोगे, कहोगे इसको भी शामिल नहीं करेंगे। नहीं भैया, आप चीज़ों को तोड़ते चले जाओगे और आप सोचोगे हम हर चीज़ हटाते चले जाएंगे, ऐसा मत सोचो। हटाने का केवल काम 3 चीज़ों पर होगा, फ्रेट पर, इंस्टॉलेशन पर और इंश्योरेंस पर, इफ दे हैव बीन चार्ज सेपरेटली इन द इनवॉइस। इज इट क्लियर? चलो, तो पैकिंग को तो हम जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। तुम अलग से दिखा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू, इसको हम एसेसेबल वैल्यू का हिस्सा बनाएंगे। आगे देखो, पैकिंग चार्जेस, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एबीसी लिमिटेड टुवर्ड्स फ्री आफ्टर सेल सर्विस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। 500 रुपए का हम सेल्स वारंटी का सामान दे रहे हैं, तो शामिल ना करें? बिल्कुल करें सर। बिना वारंटी का सामान दिए आप सामान भी नहीं बेच पाएंगे। अगर आपके पास कोई बंदा आता है कहता है हमको ये मशीन मोटर चाहिए, तो आप मोटर बेचते हो, उसके बाद उसका अगला क्वेश्चन होता है सर्विसिंग कहाँ होगी, उसका अगला क्वेश्चन होता है वारंटी कितने साल की है, होता है ना? यानी दिस इज इंपॉर्टेंट टू सेल अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। विदाउट हैविंग दिस कॉम्पोनेंट अ कंपनी और अ फर्म इज अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट सक्सेसफुली इन द मार्केट। तो जाहिर सी बात है दिस इज द पार्ट ऑफ द एसेसेबल वैल्यू। अच्छा, धर्मादा, ये तुम लोग को पहले ही बताया था कि धर्मादा हमेशा शामिल होता है हम लोग के एसेसेबल वैल्यू में 200। एबीसी लिमिटेड सोल्ड अ लुब्रिकेंट वर्थ ₹250। अब ले क्या जा रहा है सामने वाला? मोटर। क्या ले जा रहा है? मोटर। और सामने वाले को मैंने कहा ये लुब्रिकेंट ले लो 250 रुपए का। कितने रुपए का? लुब्रिकेंट विच वॉज परचेज फ्रॉम द मार्केट 200 रुपए में, और ये हमने उसको दे दिया। अरे तो ये अलग से चार्ज करो, इसको इस मशीन में क्यों जोड़ रहे हो? वो प्रोडक्ट ही अलग है, वो प्रोडक्ट ही अलग है। और दूसरी बात, आप प्रोडक्ट को खरीद करके बेच रहे हो। मैंने 200 रुपए का लुब्रिकेंट ऑयल खरीदा, आई एम नॉट द मैन्युफैक्चरर, आई जस्ट परचेज इट एंड सेल इट टू यू ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और बाई चार्जिंग एनी अमाउंट। अगर हम आपको फ्री में भी दे रहे हैं, इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। लगेगा क्या उस पर अगर हम फ्री में दे रहे हैं? अगर ये उस मोटर का हिस्सा होता तब तो हम जोड़ देते। ये लुब्रिकेंट ऑयल इज नॉट द पार्ट ऑफ द मोटर, दिस इज एन एक्स्ट्रा सर्विसेज, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड सर्विसेज या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। हाँ या ना? इसको सामने वाला हाँ भी कर सकता है और ना भी कर सकता है, तो उससे हमको इसका लेना देना इस प्रोडक्ट में नहीं है। मैं फिर से पढ़ता हूं।
ABC Limited sold a lubricant worth ₹250 with the motor of the interest to the interested customer. ऐसा नहीं फ्री में दे रहा है. Here it is clearly given that it has been sold and the material which are to be sold after purchasing, then what's the problem in it? We are just going to do a trading of a lubricant oil. That is not the manufacturing of the lubricant oil. That is the trading. तो उसको तो छोड़ ही दो, वो तो बिल्कुल किनारे करो. अब बताओ, आंसर सामने है. कैलकुलेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू. बताओ इधर, वैल्यू एज गिवन कितना? 15,000. बताओ डिस्काउंट का क्या करेंगे? माइनस डिस्काउंट 1,000 दे रहे हैं ना इस एग्रीड प्राइस पर, प्लस पैकिंग चार्जेस कितना? 1300 is the part of accessible value. Warranty charges is also the part of accessible value. Dharmada cost is also the part of accessible value. बताया है धर्मादा क्या होता है, बता चुके हैं ना, बताया है ना. 2,000 16,000. सही है, सही है. 16,000. बुक क्यों देख रहे हो? उसने माइनस नहीं किया, उसने प्लस किया. जरा ढंग से देख. प्लस क्यों करोगे तुम? मिसप्रिंट है तो क्या करें, वही कर दें. अच्छा, इस पर अब ड्यूटी चार्ज करो. हाँ, दिस इज योर आंसर. हमसे बच्चे ने पूछा धर्मादा का क्या मतलब होता है. सुनना, धर्मादा और चैरिटी में फर्क है. धर्मादा चैरिटी और डोनेशन में फर्क है. चैरिटी वो होती है जो हम छोटे छोटे काम करते हैं. एक ऐड आती थी, कोई हेयर ऑयल की विद्या बालन ऐड करती थी कि इसमें से 1 रुपया जाता है पढ़ाई पर. किस में? शिक्षा की ओर. किस ऐड में था? तेल का नाम क्या था? जो भी हो, ब्राह्मी आंवला, जो भी हो. तो सोच लो 1 रुपया जाएगा शिक्षा की ओर. दैट इज धर्मादा. आपसे कंपनी कलेक्ट कर रही है और उसको कहीं और लगा रही है. और ये नहीं आप कहोगे नहीं हम नहीं देंगे 1 रुपया, तो आपको सामान 1 रुपया सस्ते पर नहीं मिलेगा. सामान उतने पर ही मिलेगा. इधर यू आर इंटरेस्टेड टू बाय इट और नॉट. इधर यू वांट टू डू द धर्मादा और नॉट. यू हैव टू पे दैट अमाउंट ऑफ धर्मादा विच इज टू बी चार्ज फ्रॉम यू. दैट इज नोन एज धर्मादा. चैरिटी होता है मेरी इच्छा है, कोई गरीब जा रहा है उसको मैंने 50 रुपये दिए. दैट इज चैरिटी. स्मॉल अमाउंट, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये. जब मन करेगा तो दूंगा, नहीं मन करेगा तो. डोनेशन होता है लैक्स में. 5 लाख का डोनेशन, 10 लाख का डोनेशन, 2 करोड़ का डोनेशन. डोनेशन तो डोनेशन एक ह्यूज अमाउंट होता है. चैरिटी छोटे छोटे अमाउंट होते हैं. धर्मादा सबसे लिया जाता है, जैसे 1 कदम शिक्षा की ओर. इज इट क्लियर? तो ये हमारा एसेसिबल वैल्यू का पार्ट होता है. आगे चल सकते हैं. समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे. सुन लेंगे. How will the accessible value under the subject transaction be determined under section 4 of the Central Excise Act? Give reasons with suitable assumptions when necessary. Contracted sales price है delivery at the buyer's premises. Okay, सामान इधर फैक्ट्री गेट से बिक नहीं रहा है, फैक्ट्री गेट से बायर्स की प्रीमाइसेस तक सामान बेच रहे हैं. तो इसमें और क्या खर्च हुआ होगा एक्स्ट्रा? ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस. आया ना? हो सकता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हो. अगर ये चार्ज सेपरेटली होगा तो उसको हटा देंगे. अब क्लियर है?
तो लिखा है 10 लाख रुपए में यहां जाएगा। द कॉन्ट्रैक्टेड सेल प्राइस इंक्लूड्स, अब इस 10 लाख में शामिल है ड्राइंग एंड डिजाइन। होने दो, बिना ड्राइंग एंड डिजाइन के सामान तो नहीं बिकता ना, बोलते क्यों नहीं? तो इसको माइनस करने की जरूरत, पार्ट ऑफ एसेसिबल वैल्यू, पार्ट ऑफ एसेसिबल वैल्यू। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, सर बिना पैकिंग के सामान तो जाएगा नहीं, तो ये भी हमारा पार्ट ऑफ एसेसिबल वैल्यू है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ पैकिंग एट बायर्स रिक्वेस्ट फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी पैकिंग हो या सेकेंडरी पैकिंग हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। इज इट क्लियर? हाँ, रिटर्नेबल पैकिंग होती तो हम माइनस कर देते। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी, सर एक्साइज ड्यूटी थोड़ी शामिल होता है, हम उसी का तो कैलकुलेशन करने के लिए बैठे हैं, तो नॉट पार्ट ऑफ एसेसिबल वैल्यू। कितना रुपया है? 211,200। अच्छा जी, वैट नॉट द पार्ट ऑफ एसेसिबल वैल्यू, कितना है? 37,000। और ऑक्ट्रॉय नॉट द पार्ट ऑफ एसेसिबल वैल्यू 9,000, 9,500। फ्रेट एंड इंश्योरेंस पेड फ्रॉम फैक्ट्री टू प्लेस ऑफ रिमूवल, ओ हटाना तो पड़ेगा, यहां से यहां तक अलग से, इसका मतलब चार्ज किया होगा, कुछ नहीं लिखा है तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस। अच्छा नहीं, फैक्ट्री टू प्लेस ऑफ रिमूवल, सॉरी फैक्ट्री टू वेयर हाउस, फैक्ट्री टू वेयर हाउस, फिर सामान वेयर हाउस से कहां गया है, तो वेयर हाउस तक का तो फ्रेट शामिल करेंगे ना, पार्ट ऑफ वेयर हाउस तक का तो शामिल करोगे, लेकिन यहां से यहां तक का फ्रेट शामिल, फ्रेट जो फैक्ट्री प्लेस ऑफ रिमूवल से होता है कितना है? 42,300, नॉट पार्ट ऑफ एसेसिबल वैल्यू। सुन लो इधर, बस इधर देखना, 2 मिनट लगेगा। 10 लाख रुपए चार्ज किया है, इसमें फालतू की चीजें जो है वो हटा दो, पहुंच जाओगे एसेसिबल वैल्यू पर। तो कैलकुलेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू, वैल्यू चार्ज्ड कितना? 10 लाख। 10 लाख में सबसे पहले हम लेस करेंगे एक्साइज ड्यूटी, नहीं शामिल होना चाहिए, कैलकुलेशन ड्यूटी का ही कर रहे हो और ड्यूटी ही शामिल है, तो 11,200। अच्छा, ऑक्ट्रॉय हटाना पड़ेगा, अच्छा वैट भी हटाना पड़ेगा, 37,000 एंड 9,500, बोलते क्यों नहीं? माइनस करेंगे फ्रेट कौन वाला? 42,000, बताओ कितना आया? दिस इज आवर एसेसिबल वैल्यू। नहीं बताओगे आज? $7 लाख। बताओ एक्साइज ड्यूटी निकाल सकते हैं अब? कितना? 12.5% के हिसाब से निकालना। नोट कर लो, समझ में आ रहे हैं? अब आ रहे हैं? एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है तुम लोगों में, 5, 6, 7 नंबर में यही क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। Determine the assessable value for the purpose of excise duty under the Central Excise Act. An SSC sells his excisable goods 112,360 sale value.
हाँ 1/12/360 और लिखा है एंड पर यूनिट एंड डज नॉट चार्ज एनी ड्यूटी ऑफ एक्साइज इन हिज इनवॉइस। बाद में पता चला सब्सिक्वेंटली इट वाज फाउंड दैट द गुड्स वेयर नॉट एग्जेम्प्टेड। सामने वाले ने बेच दिया, अरे बेच दिया सामान 1/12/360 में और बिना कोई ड्यूटी लिए, जबकि ड्यूटी का रेट था 12.5, उसमें 12.36 लिखा है। हम लोग अपनी नॉर्मल ड्यूटी लेकर चलेंगे कितना, तो अब बताओ बिना एक्साइज ड्यूटी के उसने 1/12/360 में, मैंने तुम्हें अपना सामान बेच दिया 1/12/360 में विदाउट चार्जिंग एनी ड्यूटी। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी? इट विल बी डीम्ड, इट विल बी treated that the amount of duty is already included in that. This is the cum duty price. हाँ या ना? तो सॉल्यूशन accessible value is equal to 1/360 divided by 112.5 into 100. हमने इससे कितना लिया पैसा? 1/360, बात खत्म। इसका मतलब अब हमें एक्स्ट्रा देगा क्या? इसके बाद मैं इसके घर पे जाऊं, भाई देख एक गलती हो गई तुमसे, हमने ड्यूटी नहीं चार्ज की, दे दो, दे देगा? अरे दौड़ा देगा, देगा नहीं दौड़ा देगा। तो इसका मतलब हमने जो पैसा लिया है इससे दैट इज इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटी। तो अब ड्यूटी अलग कर लो, 99,875। तो एक्साइज ड्यूटी अब आराम से आ जाएगी, सीधे इसी का निकाल लो 12.5%। दैट कम्स टू 12,485। पहला पॉइंट ये था, समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 है, सुनना ढंग से। कहता है, लिखना बंद करो पहले, हमने कुछ सामान सेल किए हैं 1,12,360 में और एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर ली थी मैंने 12.5%। कितना? बाद में पता चला इट वॉज फाउंड दैट द प्राइस कम ड्यूटी वॉज इन फैक्ट 1,40,000। बाद में पता चला कि प्राइस कम ड्यूटी वॉज इन फैक्ट 1,40,000। हमको चार्ज कितना करना चाहिए था? कितना चार्ज करना चाहिए था? 1,40,000। और हुआ क्या है कि एसएससी ने 40,000 बाद में रिकवर कर लिया। अब उसने कितना रिकवर किया कितना नहीं, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट अमाउंट एवन इफ ही रिकवर्स और नॉट, बट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ गुड्स विच इज टू बी assessed means the assessable value of the good should be 1,40,000 इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटी। क्योंकि हमें कितना चार्ज करना चाहिए था? 1,40 चार्ज करना चाहिए था। आपको नींद आ रही है, आपका सर दर्द कर रहा है, 1,40 चार्ज करना चाहिए था। कितना चार्ज करना चाहिए था? अब इको कर रहा है, मैं जो बोलूंगा साथ साथ बोलेगा, लेकिन ये नहीं मालूम 1,40 बोला क्यों। हाँ बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? कसम से कोई दिक्कत नहीं ना है तो बोलो ना। सब में एक ही चीज है, वी आर नीडेड टू कैलकुलेट एसेसेबल वैल्यू। और एसेसेबल वैल्यू के लिए देखो एक्साइज ड्यूटी हटानी पड़ेगी, कोई भी ऑक्ट्रॉय या टैक्सेस होंगे वो हटाने पड़ेंगे, पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस इफ चार्ज सेपरेटली तो वो हटा देंगे, बात खत्म हो गई। धर्मादा को एसेसेबल वैल्यू का हिस्सा मानो, वारंटी को हिस्सा मानो, एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी को हिस्सा मानो, एडवर्टीजमेंट को भी हिस्सा, अच्छा बोल दिया, एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी, मार्केटिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, स्टोरेज और वारंटी कमीशन, ये सब आता है, सब चीज़ जुड़ेंगी हमारी। बोलो वही चीज़ हम कर रहे हैं, बस एक ही सिस्टम है। अब करना क्या है हमें मालूम है, हमको चार्ज कितना करना था, हमने चार्ज कितना किया इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटी, जबकि हमको चार्ज कितना करना चाहिए था इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटी। हाँ या ना? यानी हमको, मैंने चार्ज किया इतना, करना चाहिए था इतना, तो क्या अगर हम कम चार्ज करेंगे तो गवर्नमेंट भी कम चार्ज करेगी हमसे? गवर्नमेंट कहेगी गलती तेरी है, तू सजा भुगत, मेरा तो टैक्स पूरा दे, हमारा तो टैक्स पूरा दो। तो टैक्स का कैलकुलेशन कितने पर होगा? तो एसेसेबल वैल्यू हो जाएगा 1,40,000 ड्यूटी के साथ है, तो डिवाइडेड बाई 112.5 इंटू 12.5, बताओ कितना है?
आज नहीं बताओगे? क्यों 100 होगा? इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। हमको प्राइस कम ड्यूटी लिखा है क्वेश्चन में, प्राइस कम ड्यूटी, नॉट द प्राइस, प्राइस कम ड्यूटी विद ड्यूटी 1,40,000 है, तो ड्यूटी के साथ है तो ड्यूटी भी जोड़ोगे। क्या लिखा है? ये प्राइस कम ड्यूटी है या नहीं है? ये कौन सी प्राइस है? ड्यूटी के साथ शामिल है। ड्यूटी अलग करोगे तभी तो एसेसेबल वैल्यू मिल जाएगी। बताओ। इसको 100 करना था। अच्छा, ये बोल रहे थे तो हम इधर समझ रहे थे, सॉरी, माफ कर देना। ठीक है ना? इसका 12.5% आपकी एक्साइज ड्यूटी आ जाएगी। माफ कर देना बाबू, हमने आपको गलत समझा। नहीं करोगे? 15,556। समझ में आई बात? पॉइंट नंबर 3 है इसी क्वेश्चन में। द कम ड्यूटी प्राइस वॉज 1,10,300। सुन लो, पॉइंट नंबर 3, प्राइस कम ड्यूटी 1,00,000 कितना है? 300 बस। अच्छा, एंड द एसएससी हैड पेड ड्यूटी एज एट द रेट ऑफ 10.3%। तो इसमें ड्यूटी कितनी शामिल है? यानी 10,300 ऐसे ही पता चल जा रहा है। Subsequently, it was found that the rate of duty should be 15.45. Actual duty कितनी होनी चाहिए थी? 15. तो हम इसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस ना। And the SSC had collected anything over and above had not collected 1,10,300. That is full and final. तो इसका मतलब हमने सामने वाले से कितना रुपया लिया? दैट इज फुल एंड फाइनल। इसके ऊपर अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो भी हमने ड्यूटी चार्ज की, भले मैंने लिखा 10.3, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट मान लेगी कि आपने पूरी ड्यूटी वसूल की। इसका मतलब ये अमाउंट इस ड्यूटी को शामिल किए हुए है। अब बात समझ में आई? गवर्नमेंट को इससे क्या मतलब? गवर्नमेंट कहेगी हम मान लेंगे कि आपने एक्चुअल ड्यूटी वसूल की है, और जो प्राइस आपने वसूल की है, अगर ड्यूटी आप वसूल नहीं भी किए होते, अगर इस क्वेश्चन में मान लें हमने सामने वाले से को 1,00,000 रुपए में सामान बेच दिया, कितने में? जबकि हमको ड्यूटी लेनी थी 12%, तो अब गवर्नमेंट किस पर टैक्स लेगी? 1,00,000 पे। ये मानते हुए कि इस 1,00,000 में 12% शामिल है, तो डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, अभी तक वही करते आए थे। तो जब पूरा 12% मान सकते हो, तो यहाँ तो 2-3% का सवाल है कि नहीं? मान लेंगे आपने पूरी ड्यूटी वसूल की है, तो एसेसेबल वैल्यू 1,10,300 डिवाइडेड बाई 115.45 इंटू 100, बताओ कितना आया? 95539। अच्छा, तो एक्साइज ड्यूटी बता दो, सीधे सीधे बता दो, माइनस करके यहाँ परसेंटेज ही निकाल लो। 95,539 का 15.45 14,061 ना। दिस इज योर आंसर। नोट कर लें, थोड़ा जल्दी करेंगे, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। समझ में आ रहा है बाबू? पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? पीछे पूछो, पीछे। क्वेश्चन नंबर 41। हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी रूल्स पर, की थी ना? वैल्यूएशन रूल्स 2000 देखे थे हम लोगों ने।
क्वेश्चन नंबर 41 ना, लिखा है बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स नेमली आई ऑइंटमेंट यानी आई आंख की मलम और स्किन ऑइंटमेंट यानी त्वचा की मलम। स्किन ऑइंटमेंट इज अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट अंडर सेक्शन 4A। सुन लो 4A यानी MRP बेस या RSP। अच्छा, लिखा है सेल प्राइस 43 रुपीज एंड 33 रुपीज पर यूनिट। द सेल प्राइस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स एक्साइज ड्यूटी। कितना? 14%। ये कम ड्यूटी प्राइस है, ऊपर जो है इसमें ड्यूटी ऑलरेडी शामिल है। एजुकेशन से फिर 3% वसूला है तो 14.42 हो जाएगा। बोलो ना 14.42। आगे देखो, CST शामिल है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, यूनिट्स क्लियर्ड, सेल कितनी हुई है? 1 लाख यूनिट्स और इसकी 1,50,000 यूनिट्स। डिडक्शन परमिसिबल, ओके, इसमें से अबेटमेंट मिलेगा कितना? 40%। बस ना, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 अलग अलग क्वेश्चन हो गए, एक MRP बेस्ड और एक नॉर्मल। तो सबसे पहले नॉर्मल वाला हिसाब किताब खत्म कर लिया जाए जो आज तक हम लोगों ने किया है। कैलकुलेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू एंड ड्यूटी देयर ऑन। बोलो ना, किसकी बात करेंगे सबसे पहले? आई ऑइंटमेंट की। स्किन की बात बाद में करेंगे। इधर देखो, यूनिट्स रिमूव्ड या क्लियर्ड 1 लाख। नहीं बोलोगे? अच्छा, बोल दिया। सेल प्राइस कितनी है? सुन लो, सेल प्राइस का मतलब होता है सबसे पहले ड्यूटी वसूली गई होगी, उसके बाद सेल टैक्स जोड़ा गया होगा। कॉमन सेंस जानना चाहते हो तो ये समझ लो, ये एसेसिबल वैल्यू होगा प्लस एक्साइज ड्यूटी 14.42, तो टोटल आ गया होगा 114.42 प्लस CST 4% ऐड करो 114.42 में 4.5768। ये आ गया 118.9968। हाँ या ना? ये वैल्यू हमको दी हुई है 43। अगर सामान 100 रुपए का होता तो इतने पर बिकता। अगर कोई सामान 100 का है तो इतने में बिकेगा, और अगर इतने का बिक रहा है तो कितने का होगा? अरे भाई सीधा सा हिसाब है। टेंशन है? सो सिंपल, काहे को टेंशन ले? तो हमें फैक्टर अगर पता चल जाए तो वी कैन कैलकुलेट नाउ व्हाट इज द एसेसिबल वैल्यू। या तो कहो तो सीधे एक एक चीज करके खत्म करें। सबसे पहले हम यहां पर आए, हाँ या ना? इसमें कितना शामिल है CST? 4 पॉइंट। तो हम मान लेंगे 43 में 104 इंटू 100 वैल्यू विदाउट CST। तो 43 डिवाइडेड बाई 104 इंटू 100, यही तो करोगे 41.346। अब यहां तक पहुंच गए। अब एक्साइज ड्यूटी इसमें शामिल है, वापस हटाओ तो वैल्यू विदाउट ड्यूटी, तो 41.36 डिवाइडेड बाई 114.42 इंटू 14.42। चलो भाई इंटू 100, बधाई हो। $36.1475। समझ में आई बात? नहीं आई? हम वापस यहीं पर आ गए और ये कहलाएगी हमारी एसेसिबल। हम लोग डायरेक्ट करते हैं 43 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100,
36.135 135 आ रहा है, तो हम लोगों ने कुछ मिस्टेक की होगी, ग्रॉस अप वगैरह लेने में पॉइंट को छोड़ दिया होगा। दिस इज द एग्जैक्ट अमाउंट। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए? कोई दिक्कत है? अच्छा, टोटल एसेसिबल वैल्यू कितनी? एक यूनिट की इतनी, तो 1 लाख यूनिट्स की कितनी? 36.1354, तो 36,13,540। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी कितनी आ जाएगी? सीधे सीधे 14.42 निकाल लो। अब तो निकाल लोगे? पाँच 21,72। चलो, ये हो गया हमारा पहला हिसाब। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अब हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे दूसरे का हिसाब। किसका? स्किन ऑइंटमेंट का। यूनिट्स कितनी क्लियर्ड है? 1 लाख। सेल वैल्यू कितने की है? 33। माइनस अबेटमेंट सीधे सीधे दे दो, छोड़ दो झंझट। कितना परसेंट है? 40%। बाकी तो हम ध्यान ही नहीं देंगे। दिस इज योर एसेसिबल वैल्यू। अब समझ में आई बात? 33 का 40% दैट कम्स टू 13.2। 19.8 आ रहा है क्या? 19.8। ये हो जाएगा टोटल एसेसिबल वैल्यू। बोलते क्यों नहीं? 1,50,000 इंटू 19.8, 29,70,000। तो एसेसिबल वैल्यू पर एक्साइज ड्यूटी कितनी आ जाएगी? सीधे सीधे निकालो, 14.42। चार 28,274। बोलो ना, आ गया आंसर। अगर पूछे टोटल एक्साइज ड्यूटी तो 521 और 428 जोड़ देना, निकाल लें। टोटल एक्साइज ड्यूटी आई पर और स्किन पर। आई पर है 5,21,073, 9 लाख। ये आ रहा है। इसने असल में सीधे ग्रॉस ले लिया है, 13 रुपये माइनस कर दिया। तुम लोग की स्टडी मेट यहाँ पर भी गलत है। 20 पैसे का सीधे सीधे फ़र्क आ जाएगा हर यूनिट पर। 1,50,000 पर 30,000 रुपये का फ़र्क आ जाएगा, और 30,000 का 14% यानी 4,200 का फ़र्क आएगा मेरे और इसके आंसर में। इज इट क्लियर? हम लोग का एग्जैक्ट है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट कर लिया, और जरा देखें तो 42 से आपके वैल्यूएशन रूल्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? और बड़ा मज़ा आएगा वैल्यूएशन रूल्स के क्वेश्चन करने में। और वैल्यूएशन रूल से टफ बिल्कुल नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने इसकी थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। क्वेश्चन नंबर 42 नहीं हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हमें 550 पीसेस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स कैलकुलेटेड एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज 350, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 350 रुपये पर यूनिट। कहता है सेल है प्रोडक्ट्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चरिंग है 550 यूनिट्स। कहता है 120 यूनिट्स सेल की गई हैं 700 रुपये से, 70 यूनिट्स सेल की गई हैं 690, गवर्नमेंट को की गई हैं और ये इंडस्ट्री को की गई हैं।
हाँ या ना? 210 यूनिट्स 720 रुपए के हिसाब से होल सेलर को की गई हैं। 70 यूनिट्स सेल की गई हैं 800 रुपए के हिसाब से रिटेल में। 20 यूनिट्स फ्री सैंपल है और 70 बस ना, आउट ऑफ 70 पीसेस सोल्ड टू गवर्नमेंट, जो ये गवर्नमेंट को दी गई हैं, इसमें से 25 यूनिट्स क्या हो गई भाई? कौन सी प्रॉब्लम आ गई? रिजेक्टेड है। 25 क्या हो गई? रिजेक्टेड। और उसके बाद फिर से रीसेल हो गई 300 रुपये, और बाकी यूनिट अभी भी स्टॉक में है। कितनी यूनिट्स बची? इधर देखो, 300, 490, 60 यूनिट्स बची। बोलो। इन 60 में से कुछ यूनिट्स डैमेज हो गई हैं, 25 ये स्टॉक में हैं, 25 यूनिट्स डैमेज हैं, और बाकी 35 यूनिट्स गुड कंडीशन में हैं और स्टॉक में हैं। बस ना, दिस इज आवर क्वेश्चन। हार्डली इट विल टेक 1 to 2 मिनट। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? accessible value and duty thereon। ड्यूटी का मतलब एक्साइज ड्यूटी। क्या ये 120 यूनिट्स आर्म्स लेंथ है, सीधे सीधे बेचा गया है टू इंडस्ट्री? हाँ सर, इसमें कोई डिफरेंट सेल कंसिडरेशन नहीं है, सेम है। तो 84,000 या 100। फिर 70 यूनिट गवर्नमेंट को दी गई हैं 690 के हिसाब से। 48,000 कितना आ रहा है? अच्छा, इधर देखते जाओ। होल सेलर को दी गई हैं यूनिट्स 210 यूनिट 720 के हिसाब से 15 लाख। 51 क्या होता है? 51 होता है, 51। देखो इधर। फिर आते हैं, रिटेल को सेल की गई है 70 यूनिट्स 800, 56,000, और सैंपल दिया गया है। तो तुम लोग को रूल 4 बताया था ना? आ गया रूल? बताया था, इफ द सेल इज एट द टाइम अदर देन टाइम ऑफ रिमूवल, फ्री सैंपल और वारंटी। और मैंने बताया था नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू, और नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू का सिनोनिम्स बताया था ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी। तो ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी कौन सी है? तो कितने यूनिट्स? 20 यूनिट 720 के हिसाब से। इज इट क्लियर? कितना? इधर देखो, स्टॉक पर कोई वैल्यूएशन नहीं होगा। जब स्टॉक विल बी रिमूव्ड एट दैट टाइम द ड्यूटी विल बी चार्ज। जब स्टॉक रिमूव होगा तब ड्यूटी दोगे ना। अभी स्टॉक मेरे पास पड़ा है तो कौन सी ड्यूटी? दिस इज योर एसेसिबल वैल्यू। प्राइस कम ड्यूटी लिख दें? हाँ, अब इसमें से ड्यूटी हटा दो, मान लेते हैं 12.5%। बोलो ना, डिवाइडेड बाई 112.5 इंटू 12.5 कितना? 100 नहीं, ड्यूटी लिखा है। अब मैं सही नहीं, एसेसिबल वैल्यू लिखता तो 100 होता। नहीं बताओगे आज? माइनस करो।
अरे जब सेल प्राइस दिया है तो इसमें ड्यूटी शामिल होगी ना। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आधा पढ़ा, लिखा हुआ है नोट दैट ऑल द अबव प्राइसेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ एक्साइज एंड सेल्स टैक्स। तो प्राइस कम ड्यूटी नहीं है, ये लिखा है क्वेश्चन में। अरे क्वेश्चन पढ़ो पूरा, हमने पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है ना। क्या यानी इसमें ड्यूटी शामिल नहीं है, तो प्राइस विदाउट ड्यूटी, या इसको एसेसिबल वैल्यू भी बोल सकते हो, तो ये हम बोल लेंगे एसेसिबल वैल्यू। अच्छा, अब सीधे सीधे अब निकालो, इसमें सीधे परसेंटेज ही आ जाएगा। 353,900 का 12.5, बुक में जो परसेंटेज दिया वो हम लोगों ने नहीं कंसीडर किया है, उसने शायद 12.36 दिया, बताओ। नोट कर लो इसको। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डैमेजेस के लिए आपको मैंने थ्योरी बताई है नहीं बताई है? रेमिशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, आएगा आगे आगे आएगा, रेमिशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। स्टॉक के लिए कोई ड्यूटी का कैलकुलेशन नहीं होगा, स्टॉक के लिए कोई ड्यूटी का कैलकुलेशन नहीं होगा। जो सामान डैमेज हो जाता है उसके लिए हमें रेमिशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि मेरा सामान नुकसान हो चुका है, ऊपर से तुम हमसे टैक्स मांगोगे। दिमाग खराब है क्या? टैक्स नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? तो रेमिशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा इसके लिए, और बाकी तो तुम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया। क्वेश्चन नंबर 43 मैं पढ़ता हूं। कंप्यूट द एसेसिबल वैल्यू एंड एक्साइज ड्यूटी अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। प्रोडक्शन बता रहा है 2000 यूनिट्स, क्वांटिटी सोल्ड है 450 एंड 650, दोनों में से अधिक कौन है? 650, और उसका रेट है 190। तो जो सैंपल है 50 यूनिट्स, उसको 190 पर आप कैलकुलेट कर लेंगे, और जो स्टॉक है उसको तो छोड़ दो, आंसर आ गया। इज इट क्लियर? Question number 44. A manufacturer having a factory at Mumbai has uniform price of 2000। शायद ये क्वेश्चन मैंने करवाया था ना? करवाया था। इक्वलाइज्ड फ्रेट निकलवाया था किसी क्वेश्चन में, मैंने इक्वलाइज्ड फ्रेट निकलवाया था, एवरेज फ्रेट निकलवाया था, हाँ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 44, सुन लेंगे। अ मैन्युफैक्चरर हैविंग अ फैक्ट्री एट मुंबई हैज यूनिफॉर्म प्राइस 2000। देखो ना, मुंबई में फैक्ट्री है, उसके बावजूद ये सबसे 2000 रुपये चार्ज करता है, चाहे उसको सामान पहुंचवा करके दे, चाहे अपनी फैक्ट्री से बेचे, चाहे अपनी ब्रांच से बेचे, सबको सामान ये 2000 पर भी देता है। और जब यूनिफॉर्म प्राइस होता है इंक्लूसिव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब चाहे किसी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शामिल है, चाहे किसी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शामिल नहीं है, हम क्या करते हैं, जितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी टोटल डिवाइडेड बाई कितनी यूनिट्स गई, इक्वलाइज्ड फ्रेट आ जाता है। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन में देखो, यूनिट सोल्ड है फैक्ट्री से इतना, न्यू दिल्ली से इतना, चेन्नई से इतना, कोलकाता से इतना। तो देखो ना, जो फैक्ट्री से गया है उसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेरा लगा ही नहीं है, और बाकी जगहों पर लगा है, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है 90,000। हाँ या ना? तो इक्वलाइज्ड फ्रेट हो गया 90,000, और उसमें डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स कितनी भी की हैं, 3000। टोटल कर लो यूनिट्स का, यानी पर यूनिट 30 रुपए। इसका मतलब कि इस 2000 यूनिफॉर्म प्राइस में 30 रुपए यूनिफॉर्म जुड़ा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का। 2000 यूनिफॉर्म प्राइस में 30 रुपए यूनिफॉर्म जुड़ा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का। इसका मतलब अब हमारा एसेसिबल वैल्यू हो जाएगा 1970। ठीक है ना? आंसर आ गया। तो निकाल लोगे 3000 यूनिट्स का 1970 के हिसाब से, और उस पर ड्यूटी निकाल लेना 12.36 या 12.5, जो तुम्हारी इच्छा करे। वैसे कैलकुलेट कितना करोगे? 12.5। तो क्वेश्चन नंबर 44 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 45 लिख लो, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और याद होगा रूल 7 मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 45 रूल 7 के बारे में है
मैंने बताया था सेल थ्रू डिपो, फैक्ट्री है, डिपो है और उसके बाद सेल है। सामान डिपो से सेल हो रहा है, चला था यहां से 5 जुलाई 2016 और यहां 16 जुलाई 2016 को बिका है। तो मैंने कहा था यहां से कब बिकता है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। जब सामान यहां से फैक्ट डिपो की ओर गया उस समय यहां रेट कितना है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। 5 जुलाई को यहां कितने में सेल हो रहा है, कोई दूसरा सामान उसी तरह का। यानी अगर हम ये पेन 5 जुलाई को यहां से निकाल रहे हैं और ये पेन, यही पेन 16 जुलाई को बिकी है यहां पे 12 रुपए में, लेकिन जब हम यहां से ये पेन निकाल रहे हैं तो उसी तरह की दूसरी पेन यहां सेल हो रही है 11 रुपए में उसी समय, तो हम लोग 11 रुपए ले लेंगे। यानी यहां पर ड्यूटी का पेमेंट होगा एज एट द रेट ऑफ एसेसिबल वैल्यू ऑफ ₹11। तो अब जरा देखो क्वेश्चन में तुरंत पता चल जाएगा। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम फैक्ट्री टू डिपो 8 फरवरी। 8 फरवरी को डिपो ट्रांसफर हो रहा है तो 8 फरवरी की ही वैल्यू लेंगे। कहां पे चल रही है वो वैल्यू, डिपो में। तो डिपो में देखो कितने रुपए की सेल हो रही है, 220, तो ले लो 1000 यूनिट्स 220 रुपए के हिसाब से। बात समझ में आई, क्लियर है। 1000 यूनिट 220 रुपए के हिसाब से। एक्चुअल में कितना सेल हुआ डिपो से उससे हमको कोई लेना देना, क्योंकि ड्यूटी तो हमें यहां से फैक्ट्री से निकालते समय ही दे देनी है। अब क्लियर है, पक्का ना, बताया था ये रूल, क्लियर भी किया था। देखो रूल क्लियर है तो हमारा आंसर भी तुरंत आ गया। 1000 इंटू 220, उसके बाद अपना ड्यूटी निकाल लो। अगर प्राइस कम ड्यूटी है तो रिवर्स कैलकुलेशन करोगे, अगर विदाउट ड्यूटी है तो उसका नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे। क्वेश्चन नंबर 46, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या हमारा कॉस्ट शीट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल होता है? जी सर। जब हम CAS 4 के हिसाब से, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उसमें फिर प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP माइनस सेल ऑफ स्क्रैप या बाई प्रोडक्ट्स, प्लस करते हैं पैकिंग कॉस्ट। इज इट क्लियर? याद आया? बताओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट शामिल होगा? जी सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड? नो सर। ले ऑफ वेजेस टू वर्कमैन होता क्या है ये तो बताओ। नो तो बोल दिया, लेकिन ले ऑफ वेजेस का मतलब होता क्या? ऐसे कैसे नो? नीचे लिखा है आंसर पढ़ लिए तभी नो। क्या होता है वो बताओ। ले ऑफ का मतलब होता है नौकरी से निकालना। लिख लो रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट तो कंपनसेशन हो गया, वो क्यों जुड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में? कोई भी वर्कर जा रहा है आज नौकरी छोड़ रहा है, उसको हम 10 लाख रुपए कंपनसेशन दे रहे हैं तो क्या वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा बन जाएगा? नो सर। पैकिंग कॉस्ट? जी सर। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 46 इज ओवर। कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 47, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर कंपोनेंट विद इन फैक्ट्री फॉर ओन यूज। यानी ये CAS 4 यानी रूल 8 के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? कैप्टिव कंजम्पशन, अपने पर्पस के लिए। तो रूल 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अच्छा पहुंच गए हम लोग 47, बड़ी जल्दी पहुंच गए। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 50,000। क्या ये इसका बनता है? अब बताओ CAS 4 के हिसाब से क्या रॉ मटेरियल शामिल होता है? कितना शामिल कर लो। आगे बोलता है कॉस्ट ऑफ ओवरहेड सर्टिफाइड बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट 20,000। क्या शामिल होगा? ओवरहेड्स 20,000 आ जाएंगे ना, वो भी सर्टिफाई करवाया है। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? प्रॉफिट मार्जिन 20%। ना बाबा ना, हम लोग केवल 10% लेंगे, बात खत्म। 70,000 का सामान है प्लस प्रॉफिट मार्जिन ले लेंगे 10%। एक्चुअल में कितना है उससे हमको कोई लेना देना, तो 77,000 आपका हो गया कैप्टिव कंजम्पशन, एसेसिबल वैल्यू। हाँ या ना? यहाँ इसको कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन और ये आ जाएगा एसेसिबल वैल्यू फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। अच्छा जी आगे बढ़ाएं। टैक्स रेट दिया है 12.36, निकाल लो, आ गया आंसर। 77,000 पे 12.36 निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 48, दिक्कत नहीं ना हो रही? समझ में आ रहा है ना? इजी है बहुत। दिक्कत हो तुरंत टोकना।
48 में देखें, आर एंड कंपनी फर्निश द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसमें भी पूछ रहा है CS4 के हिसाब से बताओ। डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूसिव अलग कर लो, 880 में से पहले तो टैक्स निकाल बाहर कर, वो रॉ मटेरियल का हिस्सा बन जाएगा, कितना आ जाएगा 880 डिवाइडेड बाई 112.36 इंटू 12.36 अलग कर, इंटू 100 कर लेना, तो 771 आ रहा है, ठीक है ना। डायरेक्ट वेजेस जोड़ लोगे, ठीक है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ लोगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, केवल 25% जोड़ना, केवल 25% ऐड होगा क्योंकि वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नो सर, क्वालिटी कंट्रोल जी सर, सेल ऑफ स्क्रैप -20, एक्चुअल प्रॉफिट से हमें कोई लेना देना नहीं, ठेंगा 10% ले लेना। हो गया आप लोगों का चैप्टर खत्म। ये आप लोगों का हम लोग जो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ढंग से सुनना। वैल्यूएशन हम लोगों ने पूरा किया हुआ है, क्लासिफिकेशन पूरा हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन में। द नेक्स्ट थिंग इज असेसमेंट, ठीक है ना, और रजिस्ट्रेशन। देखते हैं रजिस्ट्रेशन एंड असेसमेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।